हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जिसमें पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको फुल्ली एनसीईआरटी के नोट्स मिला जाएगा, जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण सवाल को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज बताना है गोलीय दर्पण से संबंधित पद। पहला होता है ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे समझिए पहले। कोई दर्पण हो गया जिसका उठा हुआ भाग रंगा, उसे अवतल दर्पण। ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है, जिसे P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव किसको कहेंगे, तो ये गोलीय दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है, जिसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब समझिए, ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता हो, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहा है, जा रहा है, और जाने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। फोकस को F से डिनोट करते हैं। तो ये गोलीय दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। आइए, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइट जा रहा है, और जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस कहते हैं। ये हो गया ध्रुव और फोकस। फोकस के बीच की जो दूरी है इसी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। और ये गोलीय दर्पण हो गया, और ये गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से डिनोट करते हैं। देखिएगा, कहता है कि वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है वो गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल भाषा में गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से डिनोट करते हैं। एक होता है वक्रता त्रिज्या। समझिए, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव हो गया जिसे P से डिनोट करते हैं। ये फोकस हो गया F, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता त्रिज्या समझिए, ये हो गया ध्रुव जिसे P से डिनोट करते हैं, और ये हो गया वक्रता केंद्र। ये दोनों के जो बीच के दूरी रहता है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। तो बोले वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। देखिएगा, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिए, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं और वक्रता केंद्र को C से। ये दोनों के बीच के जो दूरी रहता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। एक होता है प्रधान अक्ष, इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष किसको कहेंगे, ठीक है, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र को C से। ध्रुव हो गया, और वक्रता केंद्र के बीच जो मिलाने वाली रेखा रहता है उसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा, सरल मिलाने वाली रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाता है। सिंपल भाषा में ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये दोनों के बीच जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसको कहेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये हो गया फोकस। फोकस किसको कहेंगे समझिए, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जब लाइट जाता है और दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद जिस बिंदु से जो होकर गुजरता है उसी को फोकस कहते हैं। तो फोकस किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी, ठीक है, दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, इसे बड़का F से सूचित करते हैं। और एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहेंगे, ये दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया जिसको ध्रुव कहते हैं, और ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये हो गया फोकस। फोकस किसको कहेंगे, ये दर्पण हो गया, और दर्पण से जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है किरण, और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे
बिंदु को फोकस कहते हैं। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। ये जो दोनों के बीच का जो दूरी है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव हो गया P और ये हो गया फोकस। ये दोनों का जो बीच का दूरी रहता है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो कहता है किसी अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष प्रवाह बिंदु है जो समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? फोकस। बोले कि फोकस किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण का फोकस वह बिंदु है जो मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब समझिए, एक होता है फोकस दूरी, ठीक है, ध्रुव और फोकस के जो बीच के दूरी रहता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस को ही फोकस बोलते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच के जो दूरी रहता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं, इसको छोटका एफ से सूचित करते हैं। फोकस बराबर फार्मूला होता है R/2, ठीक है। फोकस जो दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना वो दुगना होता है किसका? फोकस का, दुगना होता है फोकस का। एक सिंपल से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में देता है कि फोकस जो दूरी है इसको स्मॉल एफ से सूचित करता है। ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस है, फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। अब कहता है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण से 4 गो प्रतिबिंब बनता है, आसानी से समझेंगे। इधर देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, जिसका उठा हुआ भाग रंगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु हो गया जिसे P से डिनोट करते हैं। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है, और जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे बिंदु को फोकस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये अवतल दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। और जब मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जाता है और जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस कहते हैं। तो पहला नियम हो गया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। कहता है कि जब गोलीय दर्पण पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित मतलब पड़ता है, तो वह परावर्तन के बाद, परावर्तित मतलब लौटना, तो किससे होकर लौटता है? मुख्य फोकस से होकर लौटती है। समझिए, ये गोलीय दर्पण हो गया यानी अवतल दर्पण। और दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये मुख्य अक्ष समांतर हो गया, ये फोकस हो गया। जब मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जाएगा तो किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। पहला नियम हो गया। दूसरा कहता है, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु ये P हो गया। अब समझिए, ये F हो गया और ये गोलीय दर्पण के केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, जिसको C से डिनोट करते हैं। जब F से होकर गुजरेगा तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ये मुख्य अक्ष है और देख रहे हैं इस समांतर का हो गया, वापस टकराने के बाद चल गया, गुजरा किससे? फोकस से। फिर दर्पण से यहाँ टकराया और टकराने के बाद किसके समांतर चल गया? ये मुख्य अक्ष के इस समांतर चल गया। तो ये दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि जब फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण दर्पण से आपतित होती है और परावर्तित होने के बाद समांतर चली जाती है। सिंपल सा भाषा में समझिए कि जब फोकस से होकर गुजरती है तो फोकस से गुजरने के बाद वो क्या होता है? दर्पण से आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, मतलब दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सिंपल याद रखिए, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया वक्रता के। जब फोकस से होकर गुजरती है, नियम याद रखिए कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम समझिए, ये दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र, जिसको C से डिनोट करते हैं। जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पर वापस लौट जाएगी। ये तीसरा नियम है। इधर देखिए, जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है
तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है, मतलब दर्पण पे क्या होता है, टकराता है। देखिए अवतल हो गया, दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, दर्पण पे टकराया और टकराने के बाद उसी पे वापस लौट जाता है। तो कहता है कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र से, ठीक ना, जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है, मतलब दर्पण पे पड़ता है और परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, मतलब उसी पे वापस लौट जाती है। कहता है उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर अक्ष पर दिशा में आपतित होती है और परावर्तित होकर, ठीक ना, आपतित और परावर्तित किरण आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समकोण बनाती है। समझिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, ध्रुव से होकर गुजरती है, ठीक ना, ये ध्रुव हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ये जितना कोण से आता है और उतना ही कोण से ये का चला जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक ना, किससे होकर गुजरे, ध्रुव से होकर गुजरे, ध्रुव मतलब P से होकर गुजरे, तो जितना कोण के साथ आता है, ठीक ना, उतना ही कोण के साथ चला जाता है, यानी ये समकोण बनाते, समकोण मतलब बराबर बराबर भाग में काट देती है। तो ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, P और C हो गया, ये दर्पण हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब श्री, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं और वक्रता केंद्र को C से, ये दोनों के बीच की जो रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और C हो गया, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। AB जो है यहाँ पे कोई भी A हो गया, ये B हो गया, AB है, इस पे क्या होता है, वस्तु रखा जाता है। F जो है ये फोकस हो गया, और एक होता है स्मॉल f, स्मॉल f को फोकस दूरी से डिनोट करते हैं। एक हो गया A डैश B डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जैसे कोई भी वस्तु है इस पे रखा और रखने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, तो जहाँ पे मिलता है उसको A डैश और B डैश कहते हैं। मान लो यहाँ पे मिल गया, तो जहाँ पे मिला A डैश, उसके नीचे B डैश, तो A डैश और B डैश जो होता है वो प्रतिबिंब का दूरी होता है। अब समझिए दर्पण सूत्र किसको कहते हैं। दर्पण सूत्र किसको कहेंगे, जिसमें वास्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से संबंधित हो, उससे दर्पण सूत्र कहते हैं। वास्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। इधर देखिएगा, कहता है ध्रुव और O जो है वस्तु का है, ठीक है, ध्रुव और वस्तु O, ठीक है, कि जो दूरी होता है उसी को वास्तु दूरी कहते हैं, ठीक है। ये ध्रुव हो गया P और वस्तु हो गया O, ये दोनों के बीच को जो दूरी रहता है उसको वास्तु दूरी कहते हैं। वास्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं। एक होता है P और वास्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, ध्रुव और प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव हो गया और प्रतिबिंब दूरी हो गया, यानी इमेज ऑफ प्रतिबिंब, ये दोनों के बीच के जो दूरी रहता है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, वास्तु दूरी किसको U से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब दूरी को V से, और एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, F से। इन तीनों के बीच जो संबंध बताता है उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे R से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये दोनों के बीच के जो दूरी होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, वास्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र किसको कहेंगे, वैसा सूत्र, ठीक है, जिसमें वास्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से संबंधित हो, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र का फार्मूला था 1/V + 1/U = 1/F। तो याद रखिए, दर्पण सूत्र किसको कहेंगे, वैसा सूत्र जिसमें वास्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। तो जिसमें वास्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से संबंधित हो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है, ठीक है,
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर एक और लिख सकता है r/2 बराबर में। एक होता है आवर्धन। आवर्धन किसको कहेंगे? इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन किसके क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से डिनोट करता है और वस्तु की ऊंचाई को u से के दूरी को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बटा को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर फार्मूला होता है v/u। अवतल दर्पण बोलेगा तो माइनस में हो जाएगा, दर्पण में माइनस और लेंस में प्लस हो जाता है। एक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? जैसे कोई सतह है और दर्पण पे इस पे लाइट पड़ा, ठीक है, कोई सतह इस पे लाइट पड़ा, पड़ने के बाद उसी माध्यम में लाइट का हो जाए, पार हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है, मतलब पार हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की दिशा की परिवर्तन की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, ये कोई सतह हो गया और सतह पे इस सतह कैसा है? पारदर्शी, पारदर्शी जिससे लाइट आसानी से पार हो जाए। इस पे सतह पे लाइट पड़ा, पड़ने के बाद उसी, ठीक है, माध्यम में क्या हुआ? चला गया, ठीक है, पार कर गया। उसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की चाल समझिए, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे हवा बोले या निर्वात बोले, ठीक है, हवा और निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, हवा में या निर्वात बोले तो 3 लाख मीटर पर सेकंड चाल होता है। कहता है कि निर्वात और शून्य में तीव्रता लगभग 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना होता है उतना ही प्रकाश की चाल कम होता है। मतलब जिस माध्यम में घनत्व ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा, ठीक है। जैसे शीशा में क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम होता है। उससे कम पानी हो गया तो पानी में थोड़ा कम होता है, और सबसे घनत्व ज़्यादा शीशा में होता है, इसलिए सबसे कम चाल शीशा में होता है। तो याद रखिए, जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रकाश की चाल कम होता है। कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश अपवर्तन अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम में प्रकाश को संघनन कहते हैं। संघनन किसको कहेंगे? जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वैसा माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। सिंपल सा भाषा में, ठीक है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको कहेंगे? ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब c, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है c/v। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम मतलब कोई भी हवा रहे, जल रहे, कांच रहे, कुछ भी रहे, के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और दिशा बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की जो किरण की जो दिशा बदलने की क्षमता होता है उससे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कोई भी मेथड से याद रख सकते हैं। यह पहला याद रख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात मतलब बटा को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल को c से, निर्वात बोले या शून्य बोले, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करते हैं। n बराबर फार्मूला होता है c/v, अपवर्तनांक बराबर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण किसी दिशा के बदलने की क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक किसको कहेंगे? दो माध्यम के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसी के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं।
सिंपल सा भाषा में दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं।